औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम इल्म सीखने के ख्वाहिशमंदों को मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। हम इंडक्टर को पढ़ रहे हैं और इंडक्टर इतना समझ लें कि आम सा पुर्जा नहीं है कि जो अचानक ही ख़त्म हो जाए, अचानक ही मतलब उसकी डेफिनेशन ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा पेचीदा पुर्जा है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसे पढ़ने के लिए। 1 2 3 लेक्चर इसके हो सकते हैं, तो बराए मेहरबानी आपने ज़रा गौर से पढ़ना है। मैं इसलिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैंने कोई स्पेशल कंटेंट बना के तो एक छोटी सी को 10 मिनट की तकरीर करके तो किसी को समझ आए या ना आए तो मेरी एक वीडियो हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा तरीक़ेकार थोड़ा सा और है। हम आपको तरतीब से समझा रहे हैं। हमारे लेक्चर बेशक 100 से ऊपर हो जाएं, मुझे इसका कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जितनी इल्म को मैं जानता हूँ या जितने इल्म को मैं समझता हूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। आप जिसने ये लेक्चर सुनने हैं या जो सीखने का ख्वाहिशमंद है वो अपनी तरतीब जो है ना वो खुद सीधी करके तो तरतीब के साथ पढ़ेगा तो उसे फ़ायदा होगा, ना पढ़ेगा तो मुझे तो कुछ शायद कोई नुकसान नहीं होगा, उसे ही नुकसान होगा। तो इंडक्टर हमने पढ़ा। इंडक्टर की मतलब कि ये जो सिंबल्स थे, ये 3 सिंबल आपको स्कीमेटिक्स में मिलेंगे। जो भी स्कीमेटिक्स डायग्राम आप किसी भी सर्किट की जब खोल के देखेंगे या किसी सर्किट को पढ़ रहे होंगे या किसी सर्किट के बारे में उसकी ड्राइंग को देखेंगे तो उसमें सिंबल्स होते हैं। हर एक पार्ट का ना कोई सिंबल्स होता है। तो ये जो सिंबल है ना, ये जो निशान है इंडक्टर के लिए, वो निशान ये आता है, ये वाला आता है और ये वाला भी आता है। ये 3 किस्म के निशान इंडक्टर के ही निशान है। इनमें बेसिक फ़र्क सिर्फ ये है कि ये वाला जो इंडक्टर है ये सादा एयर कोर कॉइल है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई जो मिकनातीसी कोई भी समझ लें जो हमने इसके अंदर स्लग डालनी थी या जो भी चीज़ जिससे इसकी परमिबिलिटी बढ़नी थी, हमने वो चीज़ इसमें कोई भी ऐड नहीं की। ये एयर कोर कॉइल है। इसके अंदर फार्मर लकड़ी का कोई चीज़ भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, इसलिए वो हवा ही गिनी जाएगी, सादा एयर कोर ही गिना जाएगा। तो इसको कहते हैं एयर कोर इंडक्टर, खाली कॉइल। ये जो दूसरे वाला है इसके साथ 2 लाइनें लगी होती हैं। इसका मतलब ये है कि इस कॉइल के अंदर हमने कोई चीज़ भी डाली हुई है। ये कॉइल खाली एयर कोर नहीं है, इसके अंदर कोई मिकनातीसी मवाद मौजूद है। लोहे आयरन हो सकता है, रॉड हो सकता है, स्टील हो सकता है या ऐसा कोई भी धात जो मिकनातीस के लिए मौजू होती है, जिसके अंदर मिकनातीस के लिए परमिबिलिटी मौजूद होती है। और इसके साथ ये तीसरा जो आता है इंडक्टर, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये वेरिएबल इंडक्टर है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसकी इंडक्टेंस वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। इसकी टाइप ये बनी होती है कि ये एक कॉइल लपेट के तो उस कॉइल के अंदर एक प्लास्टिक का समझ अंदर की तरफ चूड़ी डाली होती है और चूड़ी के ऊपर एक जो आयरन कोर होती है या फेरेट कोर जो होती है वो कोर पेच की मदद से उसके अंदर भेजी जाती है। उसको हम पेचकस से एडजस्ट करते हैं। जितनी कोर उसके अंदर कॉइल के अंदर दाखिल होती जाएगी, इसका मतलब है उसकी परमिबिलिटी बढ़ती जाएगी। परमिबिलिटी बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी तो उसकी इंडक्टेंस बढ़ेगी। तो इंडक्टेंस वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं। कॉइल के ऊपर लिखा होता है, उस ऐसे इंडक्टर के ऊपर ये उनके डाटा शीट में लिखा होता है कि ये मिनिमम इस इंडक्टेंस से लेके तो मैक्सिमम इस इंडक्टेंस तक एडजस्टेबल है। तो एडजस्टेबल इंडक्टर जो होते हैं उसके लिए ये वाला निशान होता है। ठीक है जी। तीसरी चीज़ हम पहुंचे थे, जितना भी पिछला लेक्चर हमने पढ़ा है हमने सब बहस की इन 2 कुलियों के ऊपर। ठीक है। ये जो कुलिया इसमें आपने थोड़ा, ये असल कुलिया है वो वाला जो लिखना, जो किताबों में जेन्युइनली तरीके से लिखा जाता है या आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको मुख्तलिफ जगह पे ये वाला कुलिया लिखा हुआ मिलेगा। याद रखिएगा, यहाँ देखें मैंने एरिया के लिए बड़ा ए यूज़ किया है। तो बड़ा ए या छोटा ए यूज़ करना ये कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं है, इसलिए कि पिछले कुछ समझ लें SI स्टैंडर्ड से पहले जो स्टैंडर्ड्स थे वहाँ एरिया के लिए छोटा ए लिखा जाता था
अब एएसआई स्टैंडर्ड में एरिया के लिए बड़ा ए लिखा जाता है और छोटा ए एक्सेलरेशन के लिए लिखा जाता है। ये आगे जो एल, इस यहाँ मैंने जब कुलिया आपको मुतारफ करवाया था तो यहाँ एच लिखा था। एच का मतलब भी वही है कि यहाँ हेनरी इतने मिल रहे हैं। इंडक्टेंस की वैल्यूज हेनरी में बयान होती है, जबकि इंडक्टेंस का जो सिंबल है वो एल होता है। ठीक है जी। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मैंने जुबानी कलामी पूछना हो कि इस इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि 3.2 मिली हेनरी या 3.5 माइक्रो हेनरी या कोई भी। तो जब मुझे लिख के कहीं पढ़ना समझ ले किसी से पूछना पड़ेगा सवाल पे, तो मैं क्या करूंगा, एल लिखूंगा और इसके साथ मैं सवालिया निशान डाल दूंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी एल वैल्यू मतलब इंडक्टेंस वैल्यू, जहां एल लिखा होगा हम उसे इंडक्टेंस पढ़ेंगे इंडक्टेंस के तौर पे, इसका ये सिंबल है। तो इसकी इंडक्टेंस वैल्यू कितनी, तो जब हम जवाब लिखेंगे, फर्ज करें हम लिखेंगे 0.5 हेनरी, और अगर ये मिली हेनरी है तो इसके साथ एम डाल देंगे, या मिली हेनरी जो भी हमने माइक्रो हेनरी होगा तो सॉरी इधर एम डाल लेंगे। मतलब पहले हम मिली हेनरी के लिए इधर एम और फिर आगे एच, या यू आगे एच, यू का मतलब माइक्रो हेनरी, ऐसे बिल्कुल। और हेनरी खाली होगा तो हम खाली एच डाल सकते हैं वैल्यू के लिए। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई होगी, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि समझ ना आए। ठीक है जी। हम दरअसल जिस कुलिये पे पहुंचे थे, हमने इंडक्टेंस मालूम कर ली कॉइल की, कि कॉइल की इंडक्टेंस किन हालात में किन जगहों से वो वैल्यूज आती हैं जो हम पुट करते हैं, कौन कौन सी चीज की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीज अपोजिशन का किरदार अदा करती है, और कौन कौन सी चीज फ्लेक्स बनाने में की वजह बनती है। और हमने ये सारी तमाम वजूहात जो थी वो लिखते हुए इस कुलिये को एंड किया कि अब ये कुलिया जो है ये इंडक्टेंस के लिए है। इसके बाद हमने इसकी इंडक्टेंस को पकड़ा और हमने एक चीज इसमें ऐड नहीं की थी, करंट नहीं ऐड की थी, क्योंकि जब करंट ऐड करेंगे तो क्या होगा कि फ्लक्स बनेगी और वो फ्लक्स इसके ऊपर वापसी टकराएगी, सेल्फ इंडक्टेंस का काम करेगी। तो जब सेल्फ इंडक्टेंस का काम करेगी तो बैक ईएमएफ एक प्रेशर पैदा करेगी। बैक प्रेशर पैदा करने के लिए हमें एल के साथ एम्पेयर को ज़रब देना पड़ेगा, लेकिन एम्पेयर जो है वो एक कुलिया जो बिल्कुल बिल्कुल समझने के कहने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था कि जब भी 10 करोड़ लाइंस ऑफ फोर्स को कोई कंडक्टर 1 सेकंड में कता करता है, ठीक हो गया, या समझ लें इसका दूसरा कुलिया ये है कि 1 एम्पेयर 1 सेकंड के लिए, ठीक हो गया, मतलब कि अपने तब्दील करता हुआ ऐसी करंट जो अपनी कुव्वत को तब्दील कर रही होती है, तब्दील होती हुई कुव्वत जो है वो वोल्टेज को ईएमएफ को पैदा करेगी। अगर समझ लें ये वक़्त और ये करंट, ये दोनों चीजों के साथ डेल्टा लगा हुआ है, मतलब कि डेल्टा का मतलब है ये दोनों चीजें स्टिल नहीं है, ये या वक़्त के साथ साथ बढ़ रही हैं या वक़्त के साथ साथ कम हो रही हैं। तो टाइम जो है वो भी डेल्टा होता है, क्योंकि टाइम भी अपने वक़्त के साथ चलता रहता है, और जो करंट है वो भी अपने वक़्त के साथ साथ इस वक़्त के साथ साथ बढ़ रही है। हम कह सकते हैं 1 एम्पेयर पर 1 सेकंड, ठीक हो गया, क्योंकि एएसआई निजाम में अगर टाइम ऐड करेंगे तो सेकंड्स में ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब है एम्पेयर पर सेकंड, ठीक हो गया। 1 एम्पेयर 1 सेकंड में अगर तब्दील होता हुआ अगर 1 हेनरी जो इंडक्टेंस है उसके साथ उसको दिया जाए तो वो 1 हेनरी इंडक्टेंस 1 वोल्ट ईएमएफ पैदा कर देती है। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपने दूर करना है, मतलब थोड़ी सी समझ लें कि जिसे कहते हैं पम्मल पूसा है, तो पम्मल पूसे को आपने दूर करना है कि ये जो डेल्टा करंट है इसका ये 1 एम्पेयर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है। तो याद रखें जब भी हम ऐसा कुलिया यूज करते हैं कि जिसके साथ हम कह रहे होते हैं कि 1 एम्पेयर पर सेकंड, तो उसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो और चीज होती है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो होती है वो और चीज होती है। किसी चीज की एक्सेलरेशन जो होती है उसका मतलब ये होता है कि ये वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है।
और जब वक्त के साथ तब्दील ना हो तो उसे यूनिफॉर्म समझ लेके डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। हम कोई भी स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क होता है, बहरहाल यहां समझाने के लिए कह रहा हूं कि वो यूनिफॉर्म मतलब आप जरा इस ग्राफ पे आ जाएं, समझने की कोशिश करें कि ये मेरे पास नीचे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 0.25 सेकंड, 0.5, 0.75 और 1 सेकंड, 1.25। अब मैंने सेकंड के 4 टुकड़े कर लिए हैं। इसका मतलब है कि सेकंड, ये एक खाना जो है ये 0.25 सेकंड का है। वैसे ही इस तरफ मैंने खाने बनाए हैं, तो इस खाने का मैंने 0.25 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, 0.75 एम्पेयर और 1 एम्पेयर और 1.25 एम्पेयर और 1.5 एम्पेयर। ठीक हो गया। इस तरफ को करंट बढ़ रही है और इस तरफ को टाइम गुजर रहा है। इसके अंदर अगर मैं यहां एक लाइन लगाता हूं, फर्ज करें ये मेरे पास 1 सेकंड है और ये 1 एम्पेयर है, यहां से लेके अगर मैं एक लाइन लगाता हूं जी यहां तक, अब जरा गौर कीजिएगा, यहां तक क्या हो रहा है कि यहां आप गौर करें कि 1 सेकंड पूरा हुआ और 1 एम्पेयर करंट पूरी हुई। अब कहीं भी एम्पेयर जो है ना वो एक समझ ले कि यूनिफॉर्म हालत में है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि छोटे से छोटा टुकड़ा भी जहां से भी हम इसको चेक करेंगे, इस लाइन के छोटे से छोटे टुकड़े को थोड़े से थोड़े टाइम में भी चेक करेंगे तो वैल्यू जो है ना वो बराबर आएगी जैसी यहां वैल्यू आएगी। मतलब समझ लें कि पहले 25 सेकंड में, पहले 0.25 सेकंड में ये 0.25 एम्पेयर बढ़ा। ठीक हो गया। दूसरे यहां से लेके यहां तक भी 0.25 सेकंड है, तो इस 0.25 सेकंड में भी हम जब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक तो कितना बढ़ा, फिर 0.25 ही एम्पेयर बढ़े। ये टुकड़ा 0.25 का मैंने 4 टुकड़े किए हैं सेकंड के या एम्पेयर के। आप एक हजार टुकड़ा भी कर लेंगे तो वैल्यूज एक जैसी रहेगी। जब एक जैसी वैल्यू होगी तो ये लाइन जो है ये बिल्कुल 45 डिग्री पे सीधी जाएगी। ठीक हो गया। इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये लाइन जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है। ये किसी वक्त भी गुजर रहा है और करंट भी बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ। करंट भी चेंज हो रही है, अपनी वैल्यू चेंज कर रही है और वक्त भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। दोनों अपनी अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर हम इस अंदाज में करंट इसे देंगे तो एल के साथ इस करंट को ज़रब देंगे इस इंडक्टेंस के साथ, तो हमारे इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है जो इस कॉइल ने बनाने हैं वो निकल आएंगे। जरा दूसरी चीज पे गौर करें, अगर यहां 1 एम्पेयर पे हम फर्ज करें ये 1 एम्पेयर पे करंट पहुंची तो उसके बाद करंट जो है ना वो समय लेके आगे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दिया करंट ने। 1 मिनट जी, मार्कर को क्या हो गया, इस लाइन के ऊपर पर समझ ये ट्रेवल कर दिया। ठीक हो गया। अब यहां तक अगर ट्रेवल किया है इस करंट ने तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा करंट तो यहां से 1 सेकंड से लेके तो 1.75 सेकंड तक, मतलब कि पौने सेकंड तक करंट जो है ना वो 1 एम्पेयर ही रही। अब यहां जो 1 एम्पेयर करंट रह रही है, यहां याद रखें वक्त गुजर रहा है लेकिन करंट तब्दील नहीं हो रही। यहां फ्लैक्स तो निकलेगी, यहां फ्लैक्स तो निकलेगी, लेकिन चूंकि फ्लैक्स कम या बेच नहीं हो रही, समझ ले कि कंडक्टर हिल नहीं रहा, समझ ले कि फ्लक्स या कंडक्टर को हिलाना है या फ्लैक्स को हिलाना है, तो कंडक्टर तो हमने हिला नहीं सकते, हमने एक जगह रखा हुआ है। फ्लैक्स के अंदर हम कंडक्टर, क्योंकि फ्लैक्स इसके ऊपर ही आ रही है, अगर हम कंडक्टर को हिलाएंगे तो फ्लैक्स भी साथ साथ हिल जाएगी तो कोई काम नहीं करेगी। तो हमने फ्लैक्स को कम बेश करना है ताकि कंडक्टर के साथ वो टकराए और बिजली पैदा करे। और जब कम बेश हो रही होगी तब ये बिजली समझ ले यहां से लेके तो इतने जो वक्त गुजरेगा, यहां से लेके ये जो वक्त गुजरा है, मार्कर दूसरी पकड़ लूं, पता नहीं मार्कर को क्या हुआ, ये जो वक्त गुजरा है यहां से लेके यहां तक, समझ ले ये वोल्टेज पैदा हो गए यहां तक, इस पॉइंट तक। ठीक हो गया। यहां एक वोल्टेज पैदा हो गए, ये समझ ले 0 वोल्ट है और ये समझ ले 1 वोल्ट है। ठीक हो गया। इसने 1 वोल्ट यहां तक पैदा की है। अब करंट जो है वो क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक जगह पे स्टिल हो गई है, यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है, मतलब कि वो कम बेश नहीं हो रही, एक ही जो मिकदार है उसमें वक्त गुजर रहा है। तो यहां ये फ्लैक्स तो बनेगी
मकनातीसी फ्लक्स तो बनेगी, लेकिन वो फ्लक्स जब स्टैंड हो जाएगी तो वापसी उसके ऊपर नहीं टकराएगी, तो क्या होगा, उसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज नहीं होंगे। इसका मतलब है कि करंट अगर 1 एम्पीयर चलती भी रहेगी तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कभी नहीं होंगे, यहां वोल्टेज 0 ही रहेंगे। ठीक हो गया। अगर हम इन एम्पेयर्स को, करंट को फर्ज करें इसी अंदाज में कम करना शुरू कर देते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां से मैं कम करते हुए इसे फौरी तौर पे यहां ले आता हूं। अब दूसरी चीज गौर करें कि ये करंट जो है अब तब्दील हुई है, 1 एम्पेयर तक तब्दील हुई है, लेकिन कितने टाइम में तब्दील हुई है, यहां से लेके यहां तक इसका टाइम ड्यूरेशन नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा 0.25 सेकंड और 0.12 सेकंड। ठीक है जी, ये हो गए तकरीबन 0.37 सेकंड, आधे सेकंड से भी कम टाइम है, लेकिन 1 एम्पेयर करंट तब्दील हो गई है। यहां क्या हुआ, अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है इसके पास और करंट ज्यादा तब्दील हुई है। टाइम की निस्बत करंट ज्यादा तब्दील हुई है। ठीक हो गया। तो क्या होगा कि जब फ्लक्स कोई चीज उसको काटती है तो क्या 1 सेकंड में अगर 1 वेबर फ्लक्स को कता किया जाए तो उस पर 1 वोल्ट पैदा होता है, और अगर आधे सेकंड में किया जाए, स्पीड बढ़ जाए, तो क्या होगा, वोल्टेज डबल हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां वोल्टेज, अब यहां फिर वोल्टेज पैदा हो गए, ये 0 वोल्ट नहीं रहे, यहां इस लाइन के बराबर आके तो फिर वोल्टेज पैदा हो गए। लेकिन अब वोल्टेज का जो लेवल है ना, वो 1 वोल्ट नहीं होगा, उसका लेवल हम जब मालूम करेंगे पॉइंट के साथ, इसी मतलब कि 1 एम्पेयर बटा हम कर देंगे 0.75 सेकंड। ठीक हो गया जी, 0.25 सेकंड। अब हम 1 एम्पेयर के साथ समझ लें कि 1 एम्पेयर के साथ पॉइंट समझ लें कि, चलो आप हिसाब कर लें कैलकुलेशन के साथ, तो आप देखेंगे कि वोल्टेज का लेवल बढ़ जाता है, वो 1 वोल्ट नहीं रहेगा। अब वोल्टेज का लेवल बढ़ गया कहां तक, इस लाइन तक, ये लाइन है ना इसकी सेध में, यहां तक, इस पॉइंट से, तो इस लाइन तक जो वोल्टेज आएंगे वो उनका लेवल इस वोल्टेज के लेवल से ज्यादा होगा। ठीक हो गया। तो फिर जहां 0 होगी करंट, जब 0 हो जाएगी तो हम फिर कहेंगे इसके बाद फिर 0 वोल्ट हो गए। अब ये देखें कि करंट अपने वक्त के लिहाज से अगर जल्दी तब्दील हो जाए तो वोल्टेज का लेवल बढ़ जाता है। कौन से वोल्टेज का, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं, जो कॉइल वोल्टेज पैदा कर रही है। मैंने आपको बताया था कि जो दिए जाने वाले वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, उनका बनने वाले वोल्टेज से जो ईएमएफ पैदा हो रहा है उनसे कोई तल्लक नहीं है। ईएमएफ जो पैदा होता है वो दिए जाने वाले वोल्टेज से बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी, और कम भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब बहुत ज्यादा समझ लें कि मैं इसको अगर फर्ज करें, ये करंट जो मैंने ऑफ की है, यहां मैं 0.25 सेकंड की जगह अगर मैं इस करंट को फौरी तौर पे ऑफ कर देता हूं, फौरी तौर पे समझ लें 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड में ऑफ कर देता हूं, तो 1 मिली सेकंड के लिए 1 एम्पेयर बटा 1 मिली सेकंड। अब 1 एम्पेयर बटा 1 मिली सेकंड करेंगे तो यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन बनेगी, समझ ले इसका वोल्टेज लेवल जो है वो और ज्यादा अप होगा। छोटे से छोटा टुकड़ा जब पैमाइश किया जाता है तो उसके हिसाब से उसके इंड्यूस्ड वोल्ट मिलते हैं। ये आपको समझ में बात आ गई। अगर टाइम ज्यादा लेंगे 1 एम्पेयर बनाने के लिए, 1 एम्पेयर तक पहुंचने के लिए, या 500 मिली एम्पेयर तक पहुंचने के लिए, या जितना भी आपने जितने एम्पेयर तक जाना है उतने एम्पेयर की वैल्यू हमने ऊपर लिखनी है, तब्दील होते हुए एम्पेयर। और जितना वक्त में हमने उस टाइम पे, फर्ज करें हम इस पूरी लाइन में सिर्फ इतने एरिया को चेक करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस जो पॉइंट, ये इसका जो दौरानिया है, ये कितना दौरानिया है जी, 0.25 सेकंड। ठीक है जी। अगर 0.25 सेकंड इस दौरानिया को देखेंगे तो 0 से 0.25 सेकंड है, और करंट 1 एम्पेयर या इस नुक्कर पे है और 1 एम्पेयर इस नुक्कर पे है। इसका मतलब तब्दील नहीं हुई करंट। अगर तब्दील नहीं हुई तो हम इसको कहेंगे 0, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हो रही। हम इसको 0 कहेंगे, 0 बटा 0.25 करेंगे तो 0 ही जवाब आएगा। इसका मतलब है आउटपुट पे वोल्टेज 0 होंगे। ठीक हो गया। बेसिकली आपने सिर्फ यहां सीखा ये है कि ये जो डेल्टा
जिसको हम डेल्टा का निशान जहां भी कहीं लगाएंगे उसका मतलब यही होगा कि ये वैल्यू एक जगह पे स्टिल नहीं है। स्टिल का लेवल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जीरो हो। स्टिल का लेवल कोई भी हो सकता है, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, जितना भी लेवल हो सकता है। वो लेवल जैसे यहां 1 एम्पेयर है मगर स्टिल है, अगर स्टिल है तो बिजली पैदा नहीं होगी, तब फ्लक्स पैदा होगी, मैग्नेटिस बनेगा, लेकिन बैक जो ईएमएफ है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो पैदा नहीं होगी। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको समझ लग गई कि थोड़ा वक्त अगर गुजरे तो वोल्टेज ज्यादा पैदा होंगे, ज्यादा वक्त गुजरेगा तो वोल्टेज थोड़े पैदा होंगे। आपको समझ लग गई कि एम्पेयर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, एम्पेयर कम करेंगे तो भी वोल्टेज कम हो जाएंगे। वक्त ज्यादा करेंगे तो निकलने वाले वोल्टेज जो है वो कम होंगे, वक्त थोड़ा करेंगे तो निकलने वाले वोल्टेज ज्यादा होंगे। ये डी आई और डी टी का काम है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे इस कुलिये पे, हमने इसको अभी खत्म कर दिया, ये समझाने के लिए था सिर्फ, आपको समझ लग जाए डी आई डी टी क्या होता है। इसी कुलिये पे हम ठहर जाते हैं। यहां हमने इसकी इंडक्टेंस वैल्यू मालूम की। नेक्स्ट चैप्टर इंडक्टेंस हमने निकाल ली, हमको पता चल गया इंडक्टेंस वैल्यू क्या होती है। इंडक्टेंस वैल्यू का यूनिट हेनरी है। बार बार ये समझा, बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूं, मुझे पता है कि बंदा साथ साथ उसको मिलता रहे, वो बार बार लेक्चर को रिवर्स ना करे, तो उसको साथ साथ डोज मिलता रहे तो बंदे की जो मेमोरी है वो फ्रेश रहती है और वो बार बार लफ्ज सुनने से उसकी मेमोरी में महफूज हो जाता है। तो ये इंडक्टेंस पैदा हो गई। इंडक्टेंस में अगर हम करंट को ऐड करेंगे तो वोल्टेज इंड्यूस होंगे और वो इंडक्टेंस अपना वर्किंग करना शुरू कर देगी। अच्छा जी, तो अब हम इस कॉइल जो है ना, ये जो इंडक्टर है, इसके और रद्द अमल, जो इसके बाद रद्द अमल इसकी इंडक्टेंस की वजह से पैदा होते हैं, उन रद्द अमल, जो अमल के मुखालफ जो होता है उसको रद्द अमल कहते हैं। तो हम अमल तो करते हैं इस पे करंट दे के, तो इसका जो रद्द अमल आगे से पैदा होते हैं, अब उन पे बहस की जाएगी कि वो रद्द अमल कैसे कैसे कौन कौन से पैदा हो सकते हैं आप जब आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हो। अच्छा, फर्ज करें कि मैंने इस कॉइल को एक तरफ समझ लें नेगेटिव सप्लाई दे दी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और दूसरी तरफ मैंने एक स्विच लगा दिया पॉजिटिव के ऊपर। अब आप जरा गौर करें, अब ये अमल क्या करेगा। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, फौरी तौर पे जितनी इस कॉइल ने भी करंट लेनी है, जितनी हमने वोल्टेज पे सेट की हुई है, जितनी भी इसकी मैक्सिमम करंट है, तो ये मैक्सिमम करंट पे पहुंच जाएगा और उसके बाद ये मैग्नेट बन जाएगा। याद रखिए, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि ये जो करंट है, ये जितनी भी करंट इस कॉइल ने हासिल की, वो फौरी तौर पे, हम ये आम ख्याल में हम कह सकते हैं कि हमने स्विच ऑन किया और फौरी तौर पे बल्ब जल गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं। दुनिया में कोई भी वर्क 0 सेकंड पे नहीं होता, कुछ ना कुछ उसे वक्त डिले लगता है। अब वो डिले माइक्रो सेकंड का हो, वो पिको सेकंड का हो, वो नैनो सेकंड का हो, वो एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा क्यों ना हो, वो वक्त जरूर लगता है। तो क्या होगा, जब हम इसको ऑन करेंगे स्विच को, तो क्या होगा कि समझ ले इसने करंट जो 0 से मतलूबा करंट तक पहुंचने के लिए इसे लगा समझ ले 1 माइक्रो सेकंड। अब 1 माइक्रो सेकंड जो है वो टाइम में इसने अपनी मिनिमम 0 से करंट मैक्सिमम कर ली, यूनिफॉर्म हालत में कर ली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में करंट कर ली, लेकिन 0 से वहां तक पहुंचने के लिए उसे 1 माइक्रो सेकंड का टाइम लगा। अगर फर्ज करें ये कॉइल 1 एम्पीयर करंट लेता है तो हम 1/1 माइक्रो सेकंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस 1 माइक्रो सेकंड टाइम में तकरीबन 1 लाख वोल्ट पैदा हुए या 10 लाख वोल्ट पैदा हुए। हैरानगी होगी आपको कि फिर क्या होगा, वो 10 लाख जो वोल्टेज है वो क्या काम करेंगे,
वो यहां स्पार्क पैदा करेंगे। स्पार्क, अब 10 लाख वोल्टेज जो है उनके लिए गुजरना 1-10 वोल्ट 2 वोल्ट की निस्बत समझ लें। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मैंने कह रहा हूं कि दुनिया में कोई वर्क 0 सेकंड पे नहीं होता। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि किसी भी जो इंडक्टर या जो भी हम मादा लेंगे, जो भी हम उसके जब चेक करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ चीजें हैं ना, आपको पढ़ाई हुई हैं। तो कंडक्टेंस भी कभी 0 नहीं हो सकती, तो रेजिस्टेंस भी कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये जो इसमें समझ ले कंडक्टेंस का जो वैल्यू है, वहां वो 1 लाख वोल्ट अगर आएंगे तो थोड़े फासला भी होगा तो वहां से स्पार्क पैदा करेंगे। और दूसरी चीज, जब भी किसी स्विच को ऑन करते हैं तो हम समझते हैं कि हमने जब उसको ऑन किया तो वो टच हो गया उसी वक्त। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। होता क्या है कि वो किसी मैकेनिकल नंबर, किसी स्प्रिंग के साथ या किसी चीज के साथ हम उसको अटैच कर रहे होते हैं, और जब 2 पॉइंट आपस में जुड़ते हैं तो याद रखिए वो फौरी तौर पे अपनी दरमियान में रेजिस्टेंस 0 नहीं करते। ठीक हो गया। वो कई बार खुल के तो फिर जुड़ते हैं। वो इतना थोड़ा फासला होता है और इतना तेजी वक्त के साथ वो जुड़ते हैं कि हमें वो महसूस नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है उन्हें महसूस कर लेते हैं। फर्ज करें कि इसने जब स्विच को ऑन किया तो इसने उस 1 माइक्रोसेकंड में 10 बार खुल के जुड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो कि टाइम और कम हो गया। अब उसके टुकड़े करेंगे 10 उस करंट के, तो हर एक टुकड़े की वैल्यू उससे भी दुगनी हो जाएगी वोल्टेज की। ठीक हो गया। अब वो वोल्टेज यहां स्पार्क पैदा करेंगे। वैसे ही जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल करंट ज्यादा से 0 की तरफ आएगी। वो समझ लें 1 माइक्रोसेकंड में आ गई। जब 1 माइक्रोसेकंड में आ गई तो फिर वही वोल्टेज पैदा होंगे। कितने? कई लाख वोल्टेज। और वो कई लाख वोल्टेज स्विच को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो काफी देर तक इसके पीछे स्पार्क पीछा करेगी। आप जब भी किसी कॉइल को करंट दे के ऑन ऑफ करते हैं किसी स्विच को, तो उस स्विच में स्पार्क बढ़ जाता है, और कई बार उसे ऑफ करें तो वो फ्लैश कर जाता है। वो स्पार्क एंड तक उसकी जान नहीं छोड़ती, इतने हाई वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कॉइल जो होता है वो बैक वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा पैदा कर सकता है, अगर DI/dt जो है वो जैसी भी उनकी वैल्यूज निकले उसके मुताबिक वो बहुत ज्यादा वोल्टेज पैदा कर सकता है। इसी वजह से जब हम इसको स्विच के अलावा किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ ऑन ऑफ करवाते हैं, फर्ज करें हम इसके साथ कोई ट्रांजिस्टर वगैरह या कोई चीज, ये भी बाद में आएगा, अगर हम इसको ऑन ऑफ करवाते हैं, ट्रांजिस्टर चलो अभी तो पढ़ाना है तो इसके बाद समझ लें कि ये एक मैंने ट्रांजिस्टर इसके साथ ऐड कर लिया, ठीक है जी, ये पॉजिटिव। और जब मैं इस स्विच को ऑन करके इसे कॉइल को ऑन करने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है कि ये जब ऑन करता है तो ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पैदा करता है, और जब ये ऑफ करता है तब भी ये हाई वोल्टेज पैदा करता है, और वो हाई वोल्टेज इस स्विच को, जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, इसको जलाने का सबब बनते हैं। ठीक हो गया। इसीलिए याद रखें, जब रिले में भी एक कॉइल होता है और इंडक्टेंस ही पैदा हो रही होती है। जब भी हम डीसी सर्किट में रिले वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो रिले को जब भी हम करंट देते हैं तो क्या करते हैं, यहां रिले के पैरेलल में एक डायोड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। डायोड आप समझ जाएंगे जब डायोड की क्लास आएगी, लेकिन ये याद रखने वाली बात है। होता क्या है कि जब भी हम इसको सप्लाई देंगे और वापस करेंगे तो जो वोल्टेज पैदा होंगे वो इस डायोड की वजह से शॉर्ट हो जाएंगे और वो वोल्टेज यहां नहीं पहुंचेंगे। वो डायोड उनको शॉर्ट कर देगा। वो जो स्पाइक्स बनती हैं, जो हाई वोल्टेज की जो सर्ज बनती है, उस हाई वोल्टेज की सर्ज को खत्म कर देगा, तो ये ट्रांजिस्टर बच जाएगा। वरना ये ट्रांजिस्टर एक दो बार आप इसे ऑन करेंगे, ये इसके लोड करंट से ज्यादा करंट का होगा, फिर भी जल जाएगा। आप कहेंगे ये क्यों जल गया? तो ये कॉइल की फीडबैक रिवर्स ईएमएफ की वजह से जल गया। ये एक फिनोमेना है, ठीक है जी, ये आप एक असूल है
ये इसलिए अभी कॉइल बना हुआ था तो मैंने ये मोटी सी बात आपको समझा दी, लेकिन शायद आगे वक्त आए तो फिर ये दोबारा बात इस पे हो, और हो सकता है मुझे याद ना रहे तो दोबारा ना याद हो। आपने इस चीज को याद रखना है कि किसी भी कॉइल को जब ऑन ऑफ करवाते हैं या किसी भी इंडक्टर को जब ऑन ऑफ करवाते हैं, इंडक्टर उसे ही कहते हैं किसी लोहे के ऊपर कुछ तार लपेटी हुई हो, अगर तार लोहा उसके दरमियान में ना हो तो एयर कोर होगी, उसके वोल्टेज कम पैदा होंगे, वो कम नुकसान का सबब बनेगी, कम ईएमएफ पैदा होंगे। लेकिन अगर उसमें कोई परमीबिलिटी ऐड की होगी तो उसके वोल्टेज बहुत ज्यादा उसी अंदाज में बनेंगे जितने उस कॉइल के इंडक्टेंस होगी। ठीक है जी। इसके बाद इससे अगली बात, अब हम इससे आगे चलते हैं। दूसरा इसका बिहेवियर क्या होगा। फर्ज कर लें कि हम इस कॉइल को एसी बिजली हमने नहीं दी, ये बात ध्यान में रखें। अभी तक हम इसको डीसी बिजली दे रहे हैं, डीसी करंट। और कौन सी करंट वक्त के साथ साथ तब्दील होती है, जीरो से ऊपर की तरफ जाती हुई या जीरो से ऊपर से जीरो की तरफ आती हुई, जैसी भी करंट हो। अब आप दूसरा इसका जरा गौर करें। फर्ज करें कि मैंने इसको वोल्टेज दिए। अब तरतीब पे आ जाए कि तरतीब कौन सी है। इसको वोल्टेज दिए, वोल्टेज की वजह से ही करंट पैदा होनी है ना। वोल्टेज ना हो, जीरो हो तो करंट पैदा ही नहीं हो सकता। अब वोल्टेज माइक्रोवोल्ट भी हो सकते हैं। वोल्टेज माइक्रोवोल्ट, अगर 1 माइक्रोवोल्ट दूंगा और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, जो इसके अंदर रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस वैल्यू इस कॉइल की अगर 1 माइक्रो ओम ही होगी तो 1 एम्पीयर करंट तो बह जाएगा ना। सिंपल सी बात है। आप कैलकुलेशन कर लें, वो जो कुलिया है आपके पास, एम्पीयर करंट और वोल्ट और एम्पीयर का कुलिया है, कुलिया ओहम जो है। तो याद रखें, हमने इसको जब प्रेशर दिया, ईएमएफ दिए, वोल्टेज दिए, तो क्या हुआ, यहां करंट पैदा हुई। पहले वोल्टेज दिए, दूसरे नंबर पे करंट पैदा हुई, तीसरे नंबर पे फ्लैक्स पैदा हुई, चौथे नंबर पे ये फ्लैक्स वापसी इस कॉइल के ऊपर टकराई। ठीक हो गया। तो 5वें नंबर पे इस कॉइल में इंड्यूस होके तो वोल्टेज बाहर दे दिए। जो वोल्टेज उसने बाहर दिए वो वोल्टेज दिए जाने वाले वोल्टेज से उल्ट होते हैं। मिस्टर लेंज के कानून के मुताबिक, ये तजर्बाशुदा बातें हैं। मिस्टर लेंज के, जो मैंने आपको दाएं हाथ व बाएं हाथ का कानून बताया था, उस कानून से चेक करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा। तो मिस्टर लेंज के कानून के मुताबिक उन्होंने जो कानून, जो समझ लें, जो अपने मुशाहदात पेश किए हैं, जो भी उन्होंने अपने मुशाहदात पेश किए हैं, उन्हें कानून का दर्जा ही हासिल है। तो उन्हों का कानून है मिस्टर लेंज का कि समझ लें कि जो भी वर्क हो रहा है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट में या इंडक्टेंस में बेक ईएमएफ का, तो इंडक्शन के सर्किट में सेल्फ इंडक्शन हो या एक और आती है म्यूचुअल इंडक्शन, वो आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी सेल्फ इंडक्शन पे हम काम कर रहे हैं। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी हम इसको प्रेशर देंगे या जो ताकत फराहम कर रहे हैं, उस ताकत के जो अंदर ताकत बन रही है वो उस ताकत की मुखालफत करती है। ठीक हो गया। तो जब ये मुखालफत करेगी तो क्या काम होगा, इसको जरा बड़े आराम से, जरा पूरे आहिस्ता आहिस्ता सोचिए। ये इतना आसानी से समझ आने वाली बात नहीं है, लेकिन इस फिनोमेना को समझना या इस तरीकेकार को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सी चीजें इस फिनोमेना को समझने के बाद बंदे की समझ में आती हैं। तो क्या होता है कि जब हम इसको वोल्टेज देते हैं तो करंट पैदा होता है, करंट की वजह से फ्लैक्स पैदा होती है, फ्लैक्स वापस होकर इस कॉइल के ऊपर टकराती है, टकराने की वजह से ये वोल्टेज फिर प्रेशर बाहर निकालता है और वो प्रेशर दिए जाने वाले प्रेशर के उल्ट होता है। जरा गौर कीजिए कि करंट कब बहती है। करंट तब बहती है जब पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। जब पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो तभी करंट बहेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा है तो करंट तो कहीं भी नहीं बहेगी। मगर इस तरफ अगर 5 वोल्ट है तो इस तरफ भी 5 वोल्ट है, तो करंट तो इधर से इधर नहीं ना जा सकती, क्योंकि वो एक जैसे वोल्टेज है दोनों तरफ। अगर एक तरफ 0 वोल्टेज है, दूसरी तरफ 5 वोल्टेज है, तो हम कह सकते हैं दोनों के दरमियान में 5 वोल्ट का डिफरेंस है, तब करंट बहेगी। अगर वोल्टेज 0 हो जाएंगे, वोल्टेज 0 होने का मतलब, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को पैमाइश करने की इकाई ही वोल्टेज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसको पैमाइश करने की इकाई जो है वो वोल्टेज है। तो वोल्टेज 0 हो जाएंगे तो करंट नहीं बहेगी। तो अब क्या होगा कि फर्ज करें मैं इसको जो वोल्टेज दे रहा था, फर्ज कर ले मैं, ये फर्जी बात है, ये फिनोमेना समझना है हमने, थ्योरी नहीं समझनी। ठीक है। तो फिनोमेना यह है, फर्ज करें हमने इसके 1 वोल्ट दिया तो क्या हुआ,
1 वोल्ट देते हुए ही समझ लें इसने एक करंट पैदा कर दी। करंट पैदा होते हुए फ्लक्स निकल आई, फ्लक्स इसके ऊपर टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, इसने वोल्टेज पैदा कर दिए वापसी रिवर्स। फर्ज करें वो 1 वोल्टेज से ज्यादा पैदा हो गए या 1 वोल्टेज पैदा हो गए, तो क्या अमल हो जाएगा कि 1 वोल्टेज दिए जाने वाले और 1 वोल्टेज रिवर्स पोलैरिटी में वापस मिलने वाले। अब उधर से भी प्रेशर आ गया है, उधर से भी प्रेशर आ गया है, और दोनों प्रेशर्स वैल्यू सेम है, बल्कि वापसी आने वाली प्रेशर दिए जाने वाले प्रेशर से कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, अगर वो प्रेशर इस प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, करंट इधर चलने की बजाय वापसी के रुख पे चल जाएगी, या बिल्कुल करंट को बंद कर दिया जाएगा। अगर बराबर होंगे वोल्टेज तो करंट जीरो हो जाएगी, और करंट जीरो होगी तो फ्लक्स बनना बंद हो जाएगी, फ्लक्स बनना बंद होगी तो यहां वोल्टेज पैदा होने बंद हो जाएंगे, वोल्टेज पैदा होने बंद होंगे तो फिर वोल्टेज उस तरफ को जाएंगे करंट बनाने के लिए। ये अमल इतनी तेजी के साथ वाकया होता है कि इसको मालूम करने के लिए शायद कोई मीटर भी नहीं है वर्ल्ड में। ठीक हो गया, मैंने तो नहीं देखा, ना ही मैं आज तक मुझे मेरे पढ़ने में कहीं आया है। तो ये फिनोमेना है ना, समझना है, ये तरीकेकार है, आपने सिर्फ तरीकेकार इस थ्योरी को समझना है। तो क्या होता है उसकी वजह से कि ये जो हम बाहर से प्रेशर दे रहे या करंट दे रहे होते हैं, तो ये आगे से जब करंट बढ़ रही होती है तो आगे से एक जोर वापसी आता है जो उसको बढ़ने नहीं देता, और हम उसको बढ़ाते हैं जोर लगा के। ठीक हो गया, तो वो उसको बढ़ने नहीं देता। फिर जब हम करंट को पूरा कर लेते हैं, एक खास वक्त तक पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम करंट को समझ लें कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने करंट को एक जगह पे स्टिल तो करना नहीं, स्टिल ना करेंगे तो स्टिल कर देंगे तो पैदा कोई चीज नहीं होगी। तो फिर हम उसको वापस करंट को वापस लेके आने की कोशिश करेंगे। जब वापस लेके आने की कोशिश करेंगे तब भी ये फ्लक्स बनाएगा, और जो वोल्टेज निकल रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो इसको वापस नहीं आने देंगे। इसकी मिसाल थोड़ी ऐसे समझ लें कि जैसे समझ लें एक टोका मशीन आपने गांव में देखी है, जो जिनके साथ वो चारा, भैंसों का चारा कुतरते हैं। आप एक खाली टोका ले ले, या समझ ले कि एक शाफ्ट के साथ एक व्हील, हमने एक वेट बांधा हुआ है। ठीक है, अब उस वेट को हम घुमाने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे फोर्स मांग रहा है, हम उस पे फोर्स लगा रहे हैं, वो आगे से रेजिस्ट कर रहा है, वो घूमने के लिए तैयार नहीं है, वो घूमना नहीं चाहता, हम उसे जोर लगा के घुमाते हैं। घुमाते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता उसे तेज करते जाते हैं, समझ ले हम बढ़ा रहे हैं उसकी स्पीड, समझ ले उसमें करंट हम दाखिल करते जा रहे हैं। अब जब हम एक खास पोजीशन पे जाके तो हम इसको कहते हैं कि अब हम करंट को कम करेंगे, अब हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी फोर्स उसको रोकने के लिए लगेगी। अब वो रुकना नहीं चाहता, समझ में आ गई बात। जब हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं तब वो चलना नहीं चाह रहा, और जब हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो रुकना नहीं चाह रहा। तो इस दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जब हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो बाद में वो रुकना नहीं चाहता, वो फोर्स उसमें कहां से आ गई, वो ताकत उस व्हील में कहां से आ गई, उसमें तो वो तो बेजान है, वो तो अपनी जगह पे खड़ा था, वो तो खुद तो नहीं चल रहा था। इसका मतलब है कि जब हम उसको रोटेशन में लेके आए, जब हमने उस पर फोर्स लगाई तो हमने दरअसल फोर्स उसमें जमा कर दी, जैसे बैटरी में कोई करंट जमा किया जाता है, हम उसमें फोर्स जमा कर रहे हैं। जब हम उसको छोड़ते हैं तो तब वो अपनी फोर्स जो जमा की हुई होती है उस फोर्स से वो भागने लगता है। वो कुछ देर के बाद वो फोर्स आहिस्ता आहिस्ता, जितनी फोर्स हमने जमा की होती है उतनी फोर्स जब उस बाहर निकल जाती है घूमते, तो वो व्हील फिर जीरो पोजीशन पे आ जाता है। ये जो फ्री बिजली बनाने वाले हैं ना, ये भी जरा इस लेक्चर को थोड़ा गौर से सुन ले, ये उनके लिए बहुत मुफीद चीज साबित होगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम इसको इंडक्टर को जब हम करंट देते हैं तो ये करंट देने की मुखालफत करता है,
और जब हम इसको कहते हैं कि अब बंद हो जाओ, तो फिर ये जो इसके अंदर ताकत या जो समझ लें कि एनर्जी हमने स्टोर कर दी, जब हम अप करंट को अप लेवल पे लेके जा रहे थे, तो जो एनर्जी हमने स्टोर कर दी वो जब हम इसको बंद करेंगे, हम रोकने की कोशिश करेंगे, तो जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स ने दोबारा खत्म आहिस्ता आहिस्ता होना है। उस फ्लक्स ने वापसी आते हुए उसको समझ ले ज्यादा से कम की तरफ आना है, तो फ्लक्स जो है वो अपने हिसाब से ज्यादा से कम की तरफ आएगा। तो क्या होगा कि वो रुकने की कोशिश नहीं करेगा, ये बाहर उतनी देर तक बिजली देगा जितनी देर तक इसकी फ्लक्स खत्म नहीं हो जाती। वो 1 माइक्रोसेकंड के बाद खत्म हो, वो आधे सेकंड के बाद खत्म हो, वो 1 पिको सेकंड के बाद खत्म हो, लेकिन बाद में वो करंट, इसी वजह से जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो तब भी स्पार्क एक लंबा सा पैदा होता है, वो वापसी जो आ रहे होते हैं बैक ईएमएफ। अब इस फिनोमेना से 2 चीजें हमारे सामने समझ में आई। कौन सी? कि आप याद रखें, एक चीज हमने पहले पढ़ी कि जितनी स्पीड से हम कता करेंगे, स्पीड से, ये तो हमने नहीं ना भूला अभी तक। इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी जो जिसको करंट दे रहे हैं, अगर उसकी जो बढ़ती हुई वैल्यू और कम होती वैल्यू ज्यादा स्पीड से कर दें, ज्यादा स्पीड से बढ़ जाए, ज्यादा स्पीड से कम, ज्यादा स्पीड से बढ़ जाए, ज्यादा स्पीड से कम, अगर फर्ज करें ऑन ऑफ हो रहा है, तो 1 सेकंड में अगर वो 10 बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप ज़हन में रखें, फर्ज कर रहे हैं कि 1 सेकंड में अगर 10 बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 सेकंड में 10 बार कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम। फर्ज करें ये 1 सेकंड टाइम है मेरे पास, ये यहां से 1 सेकंड मेरे पास टाइम है, ठीक है। तो अगर मैं इसे और ज्यादा स्पीड से करूंगा तो ये ज्यादा बार करूंगा, इससे भी ज्यादा तेजी स्पीड से करूंगा तो वोल्टेज भी ज्यादा पैदा होंगे और उसकी वजह से इंडक्टेंस भी बढ़ेगी। अब बस जरा गौर करें कि यहां मैंने जो कम स्पीड से किया 1 सेकंड में, तो 1 2 3 4 5 बार हमने ऑन और ऑफ किया, इसको अप किया और डाउन किया। और जब स्पीड ज्यादा तेजी से की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने 11 बार कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में हम कितनी बार इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, कम बेश कर रहे हैं। अब 1 सेकंड में अगर ये 15 होंगे तो इसकी वैल्यू और निकलेगी, यहां टाइम बिल्कुल थोड़ा निकलेगा, और इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे यहां से तो ये टाइम ज्यादा निकलेगा। अब यहां टाइम ज्यादा लगा है, इसका मतलब यह है कि इसने वोल्टेज बैक ईएमएफ कम पैदा किए हैं, और इसकी निस्बत और यहां टाइम कम लगा है, इसका मतलब यह है करंट का लेवल एक जैसा ही है, सिर्फ उसकी स्पीड, अगर स्पीड हमने चेंज कर दी तो इसका मतलब है इसके ईएमएफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इसकी निस्बत जायद निकले इस पे। ठीक हो गया, यहां कम वोल्टेज यहां ज्यादा वोल्टेज निकले क्योंकि टाइम थोड़ा है। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब जरा गौर करें, हम समझ रहे हैं कि अगर हम इसको स्पीड तेज कर दें तो वोल्टेज बढ़ते हैं, इंड्यूस वोल्टेज बढ़े, इसका मतलब क्या होता है कि इंडक्टेंस ने जायद काम किया, उसी इंडक्टेंस ने काम जायद किया। अब जो हम उसको पावर दे रहे हैं वो ज्यादा देनी पड़ रही है। अगर तेजी से दे रहे हैं, इसको कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी। आप ये भी ध्यान में रख लें कि जब किसी चीज को हम ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, तो जैसे भी समझ लें, आमतौर पे हम इसको एक क्लॉक, जैसे मैं आपको एसी पढ़ाई थी, एसी पे मेरा ख्याल है एक लेक्चर और रिकॉर्डिंग करा दूंगा, ज्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन अभी समझने के लिए समझ लें कि एक बार ऑन हो गए, एक बार ऑफ हो जाए, तो इसको हम कहते हैं 1 हर्ट, यानी किसी भी अल्टरनेटर ने 1 चक्कर मुकम्मल कर लिया, 1 हर्ट। अगर ये पल्स्ड डीसी हो, अगर ये एसी ना हो, पल्स्ड डीसी हो, तो ये उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी 1 हर्ट्ज की? बिल्कुल इस जैसे ही होगी, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, यहां तक हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है ये 1 हर्ट है। ठीक हो गया कि आधा सेकंड ऑन रही और आधा सेकंड ऑफ रही, हम कह सकते हैं कि इसने एक ऑफ, ऑन और ऑफ दोनों में मिलके अगर 1 सेकंड में ये 1 सेकंड टाइम नजर आया, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में अगर ये एक अमल वाकया हुआ, आधा सेकंड ऑफ और आधा सेकंड ऑन, तो हम कह सकते हैं कि 1 हर्ट फ्रीक्वेंसी।
ठीक है जी। तो अगर 1 सेकंड में जितने भी ज्यादा ये क्लॉक आ जाएं, जैसे ये ऑन और ये ऑफ, 1 हर्ट हो गया, ये ऑन और ये ऑफ, दूसरा हर्ट, ये ऑन और ये ऑफ। अब अगर 1 सेकंड टाइम है और ये 15 हर्ट आ रहे हैं तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 15 Hz 15 हर्ट्ज है। ठीक हो गया। अगर हम ये टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। ठीक हो गया। हर्ट की आपको समझ लग गई, फ्रीक्वेंसी की भी आपको समझ लग गई। तो फ्रीक्वेंसी दरअसल होती है कि जिसका जो साइकिल टाइम होता है ना एक क्लॉक का, वो कम से कम हो। जितना साइकिल टाइम कम से कम होगा, हम कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं कि मतलब कि उसका एक कुलिया होता है जी, वो अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, फिर दोबारा इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा मैं कुलिया, जब फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज्यादा तफसील से बात होगी। तो अभी हम समझ रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी तेज करेंगे तो क्या अमल होगा, ये वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस करेगा, और वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी इंडक्टेंस वैल्यू जो है वो उसने रुकावट ज्यादा पैदा कर दी। ज्यादा वोल्टेज पैदा करेंगे तो ज्यादा रुकावट जोर लगाना पड़ेगा। मतलब अगर उस टोके को या उस चीज को अगर हम फौरी तौर पे 100 आरपीएम पे लेके आना चाहते हैं कि 1 सेकंड में 100 चक्कर हो जाए और फौरी तौर पे हो जाए, तो कभी मुमकिन नहीं होता। याद रखें, अगर 1 सेकंड में हम उसे एक खास स्पीड पे लेके आना चाहते हैं तो हमें ताकत ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर 5 सेकंड में वो काम करना पड़े तो हमें ताकत थोड़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम अब ज्यादा बढ़ गया है तो ताकत थोड़ी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी इसको, और जितनी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी उतनी ताकत रिवर्स में भी ज्यादा लगेगी। ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम इसको जो फ्रीक्वेंसी देते हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे जैसे उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक अजीब सी रेजिस्ट पैदा होती है जो इस करंट को अंदर दाखिल नहीं होने देती। समझ में आ गई बात। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक ख्याली इसके अंदर एक अजीब सी एक रेजिस्ट पैदा हो जाती है। किस वजह से पैदा होती है? दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी की वजह से, दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी की वजह से। फ्रीक्वेंसी, दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी तो जो ताकत है जो हम दे रहे हैं इसको, वो समझ लें कि मतलब कि ज्यादा करंट अंदर जाएगी। तो ज्यादा करंट अंदर जाने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी एक मखसूस जो रेजिस्ट पैदा हो रही थी वो रेजिस्ट अब कम हो गई है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी को तेज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फिर ताकत ज्यादा लगेगी। इसका मतलब क्या होगा? ताकत ज्यादा लगने का मतलब ये कि करंट कम होगी। अब करंट कम होने का मतलब ये है कि इसके अंदर वो एक जो ख्याली रेजिस्ट पैदा हो रही है वो कम हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी तेज होने से वो बढ़ जाएगी। तो समझ में आने वाली बात यह, उस जो रेजिस्टेंस पैदा होती है वो पहले इसमें मौजूद नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी की वजह से पैदा होती है। उसको कहते हैं जी इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो रिएक्ट कर रही है, दी जाने वाली बिजली की मुखालफत कर रही है, उसको कहते हैं रिएक्टेंस। और चूंकि ये इंडक्टर है इसलिए उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कौन सी रिएक्टेंस है? ये भी एक किस्म की रेजिस्टेंस है ये, लेकिन ये वो रेजिस्टेंस नहीं जो रेजिस्टेंस किसी जो समझ लेके कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, ये वो रेजिस्टेंस नहीं। क्योंकि जब इसको फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे तो तब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कोई जीरो होगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जबकि इसकी जो इंडक्टेंस वैल्यू है वो वही रहेगी। इंडक्टेंस वैल्यू वही रहेगी तो क्या होगा? रिएक्टेंस बढ़ेगी जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करेंगे। तो इसके लिए एक सादा सा कुलिया आता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्स के साथ जाहिर करते हैं। इसका जो सिंबल है उसे एक्स के साथ जाहिर किया जाता है। सिंबल इसका एक्स है, लेकिन इसके साथ एक्स के साथ हमें
आर या एल लगाना, छोटा एल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंस का सिंबल एक्स और एल का मतलब इंडक्टर की, रिएक्टेंस इंडक्टर की, इसको कहते हैं जी एक्सएल भी हम कहते हैं, आम जुबान में बोलने के लिए एक्सएल भी कहते हैं। इसको ओहम में बयान किया जाता है, जैसे रेजिस्टेंस को ओहम में बयान किया जाता है। समझ में आ गई आपको बात? एक्सएल, इसका कुलिया क्या होता है? इसका कुलिया ये होता है कि हम 2 ज़रब पाई ज़रब फ्रीक्वेंसी ज़रब इंडक्टेंस बराबर क्या आ गया? एक्स एल। अब जहन में रखें, ये है इसका कांस्टेंट, ठीक हो गया। ये तो कभी तब्दील नहीं हो सकता, ना पाई की ताकत तब्दील होनी है, ना 2 ने तब्दील होना है। ये तो फिक्स वैल्यू हो गई, मतलब इसकी 3.14 है तो जरा 2 करेंगे तो समझ लें 6.28 हो जाएगी। ये 6.28 तो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद एल की वैल्यू तब्दील नहीं होगी, जो इंडक्टर बना हुआ है उसकी जो भी इंडक्टेंस है वो ही मौजूद रहेगी, हेनरी उतने हेनरी मौजूद रहेगी। तो अब जरा गौर करें कि एच जेड की वैल्यू बढ़े तो ये बढ़ जाती है, एच जेड की वैल्यू कम हो तो ये कम हो जाती है। ठीक हो गया? इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये उस वक्त पैदा होती है जब जब किसी इंडक्टर को फ्रीक्वेंसी दी जाए, जब जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिहाज से ये एक्सएल पैदा होगी, और ये एक्सएल दी जाने वाली करंट जो है, जो बिजली है, उसकी मुखालफत करेगी। मुखालफत करने का मतलब ये है कि उसमें एक रेजिस्ट पैदा कर देगी, वो करंट को गुजारने नहीं देगी। आसानी से इंडक्टर में करंट, एसी करंट को गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक हो गया? यहां तक आपने पढ़ लिया। इससे आगे बेफजले खुदा ताला अगला लेक्चर जो है वो इस इंडक्टिव रिएक्टेंस पे थोड़ा पेचीदा करके, थोड़ा सा इसकी भी गांठें खोल के तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।